Slide is visible. Yes, ma'am. ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ऑलरेडी कल हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि ड्रग क्या होता है। तो ड्रग क्या होता है, कल क्या हम डिस्कस हुआ था? एनीवन वांट टू एक्सप्लेन? शबान, Yes, ma'am. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ड्रग? ड्रग मीन्स मैम वो जिससे वो ट्रीटमेंट होता है। ड्रग एक सब्सटेंस होता है, ठीक है। यस, ड्रग एक सब्सटेंस होता है। एक सब्सटेंस है जो कि यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट पर्पज, डायग्नोस्टिक पर्पज एंड फॉर द मिटिगेशन, ठीक है। यस एक मैम। एक वर्ड होता है मिटिगेशन। तो मिटिगेशन का मतलब ये होता है कि सपोज करो ऐसा बहुत सारी एक हमारी बीमारियां होती हैं जहाँ पे जो हमारा पेशेंट है वो प्रॉपर तरीके से उसे क्योर नहीं किया जाता है, जो उसका डिजीज का जो सिम्टम है उसको कम करने का कोशिश किया जाता है। जैसे कैंसर की थेरेपी चलती है, तो एंटी कैंसर ड्रग तो यू ऑल अवेयर दैट कि वो प्रॉपर तरीके से क्योर तो करती नहीं है एंटी यस कैंसर, मैम। ठीक है। लेकिन जो सिम्टम है जो पेशेंट को वो क्या करेगा, कंडीशन को सप्रेस कंट्रोल करता कर। है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यस। इस वजह से वहां पे वो उस टाइप ऑफ ड्रग जो यूज की जाती है उसे हम लोग बोलते हैं मिटिगेशन पर्पज के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो मोस्टली जब जो भी चीजें स्टार्ट होती है ये ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो पूछा जाता है। तो पहले क्या था कि पास्ट में मोस्ट ड्रग हैव बीन डिस्कवर्ड आइदर बाय आइडेंटिफाइंग द एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल रेमेडी। तो ये कल भी डिस्कस किया हुआ था मैंने तुम लोगों को कि अबाउट फार्माकोग्नोसी कि कोई भी चीज हमारे को जो भी क्रूड ड्रग वगैरह की बात किया था कि ऑब्टेंट होता है फ्रॉम द प्लांट। नेचुरल प्लांट। प्लांट कैन बी सोर्स, एनिमल कैन बी सोर्स एंड मेराइन यस मैम। आल्सो कैन बी सोर्स, ठीक है। तो अब वहां से हमें फ्रूट ड्रग मिलता है, फिर आगे वो फर्दर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी वहां पे देखी जाती है, फिर हमारी जो ड्रग है वहां पे डेवलप्ड की जाती है और डिफरेंट डिफरेंट वो पैरामीटर वहां पे ड्यूरिंग द डेवलपमेंट वहां पे इवोल्यूएशन किया जाता है। तो अब ये यहाँ पे लिखा है कि जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है एटॉमिक लेवल पे है, फिर जीन्स पे देखा जाता है, जीनोमिक स्टडी की जाती है कि कौन से पर्टिकुलर जीन्स पे हमारी जो ड्रग है वो वर्क कर रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे हिस्ट्री जो रही है अबाउट 1919 में एक हर्बल ड्रग था, पहले हर्बल ड्रग का डिस्कवरी है, फिर 1970 1920 का एरा आया, विटामिन वैक्सीन का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, फिर 1940 में एंटीबायोटिक एरा है। तो ये सारी चीजें ये आपको जो ये स्लाइड पे ये पेज जो दिख रहा है हिस्ट्री ऑफ ड्रग डिस्कवरी, ये नॉलेजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, नॉट फॉर द डीएचए पॉइंट ऑफ व्यू। डीएचए में ये इतनी बेसिक चीजें यहाँ पे नहीं पूछी जाती है, बट तुम लोगों को ये चीज नॉलेज होना चाहिए कि कौन से टाइम पे कब कब क्या चीजें वहां पे डेवलपमेंट हुआ है। तो 1990 में रोबोटिक है, ऑटोमेशन है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे ड्रग डेवलपमेंट कॉस्ट ब्रेकअप, तो जो भी देखो यहाँ पे R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन, सबसे पहले एक आता है डिस्कवरी फेज आता है, बेसिक रिसर्च होता है जहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, वहां पे सिंथेसिस हो रहा है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, बायोलॉजिकल स्क्रीनिंग हो रही है एंड टेस्टिंग हो रही है। तो ये हो जाता है हमारा डिस्कवरी फेज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। प्री क्लिनिकल टेस्टिंग में वो टेस्टिंग होती है द टेस्टिंग विच आर परफॉर्म्ड ऑन द एनिमल्स, वो टेस्टिंग जो कि एनिमल्स पे परफॉर्म की जाती है आफ्टर द डिस्कवरी, ठीक है। तो स्क्रीनिंग के बाद तो वो उस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं प्री क्लिनिकल टेस्ट। प्री क्लिनिकल टेस्ट हमारा एनिमल पे परफॉर्म होता है जब जो मेन मोटिव होता है फॉर द प्री क्लिनिकल टेस्टिंग दैट इज द टू डिटरमाइन द टॉक्सिकोलॉजी एंड द सेफ्टी टेस्टिंग ऑफ द ड्रग एंड द फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्मुलेशन। तो ये तो बात हो जाता है हमारा प्री क्लिनिकल टेस्टिंग का। नेक्स्ट हमारा जब हमारी ड्रग प्री क्लिनिकल टेस्टिंग से पास हो जाती है, देन वो आता है हमारा नेक्स्ट ट्रायल आता है, उस ट्रायल को हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल बोला जाता है। क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल में जनरली ये होता है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस इन्वॉल्व होते हैं, फेज 1 2 3 4 इन्वॉल्व होता है। बट अगर यूएस एफडीए में के अकॉर्डिंग बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वगैरह में अभी एक और फेज वहां पे लॉन्च किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो डोजिंग बोला जाता है।
सबसे पहले माइक्रो डोजिंग होता है, फिर फेज 1 होता है, फेज 2 होता है, फेज 3 होता है एंड फेज 4 होता है. These all are the testing are performed on human beings. Preclinical animal testing and the clinical trial testing on the clinical trial testing on human human beings. ठीक है? humans मैम. Human beings can be patient and human beings can be healthy volunteer. Point समझ रहे हो? Yes, ma'am. Yes मैम. पेशेंट पे भी होगा और हेल्दी वॉलंटियर पे भी होगा. तो फेज 1 2 3 4 फेज 1 का बात अगर हम लोग करें तो फेज 1 फेज 2 पे जनरली यहाँ पे हेल्दी वॉलंटियर इन्वॉल्व होते हैं. थर्ड पे आते हैं तो वहाँ पे पेशेंट हो जाते हैं. फोर्थ पे भी पेशेंट ही होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, उन्हीं के ऊपर ट्रायल किया जाता है. ठीक है, तो ये आगे अभी और भी अच्छे से इलॉबरेट करेंगे क्या पॉइंट है यहाँ पे. तो अभी इतना समझ लो कि जब भी कोई भी हमारा क्लिनिकल ट्रायल होता है एनिमल्स के ऊपर के बाद ह्यूमन बींग्स पे परफॉर्म किया जाता है, तो आफ्टर द फेज थर्ड वहाँ पे जो हमारा अप्रूवल है वो यूएस एफडीए के द्वारा हमें मिलता है. वो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यूनाइटेड स्टेट फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट किया जाता है और वहां से क्या होता है, अप्रूवल मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है IND NDA न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल की जाती है. ये सारा ओवरऑल फिर मैन्युफैक्चरिंग जाता है, बायोअवेलेबिलिटी वगैरह डिटरमाइन किया जाता है. तो ये फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हो ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट टाइमलाइन. ड्रग डिस्कवरी है, यहाँ पे देखोगे 10,000 कंपाउंड है. 10,000 कंपाउंड हमारे पहले सबसे पहले हमने ऑब्टेन्ड किया. अब आफ्टर द 10,000 कंपाउंड वहां से आइसोलेट किया जाता है. ये जो ओवरऑल टाइम है वो 9 to 10 ईयर्स तक अप्रोक्सीमेटली लग जाता है. जब भी कोई ड्रग का डिस्कवरी होता है ना, डेवलपमेंट होता है, तो अप्रोक्सीमेटली जो टाइमिंग है ना वो वहां पे कितना लग जाता है, 9 to 10 ईयर्स लग जाता है. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे बात करोगे कि 10,000 कंपाउंड के बाद जो आइसोलेशन यहाँ पे हो रहा है, कितना हो रहा है यहाँ पे, 250 कंपाउंड आइसोलेट किया. ठीक है, अब 250 कंपाउंड आइसोलेट कर लिया. ये 250 कंपाउंड हम लोग प्री क्लिनिकल ट्रायल में टेस्टिंग कर लिए. ठीक है, प्री क्लिनिकल ट्रायल की टेस्टिंग हो गई. फिर आफ्टर दैट 250 कंपाउंड के बाद जब क्लिनिकल ट्रायल पे जाते जाते 5 कंपाउंड हमारे पास बचता है. फिर 5 कंपाउंड में वहाँ पे आपने FDA का रिव्यू होता है, फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा रेगुलेटरी एजेंसी होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का. तो वो आफ्टर दैट वहां से क्या होता है, किसी एक ड्रग को FDA क्या करता है, मार्केट के लिए अप्रूवल देता है. ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट टाइमलाइन. पॉइंट समझ में आ रहा है? यस मैम. Okay. अब ये देखो, सबसे पहले क्या काम होता है, सबसे पहले काम होता है टारगेट सिलेक्शन. सेलुलर एंड जेनेटिक टारगेट, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स. टारगेट सिलेक्शन मतलब ये होता है कि वो कौन सा कंपाउंड है जो कि फर्दर जाके हम लोग जिस पर्पज के लिए, जिस डिजीज के लिए यूज कर रहे हैं ठीक कराने के लिए, वो कौन सा कंपाउंड हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रोड्यूस करेगा. तो वो उसे ही हम लोग बोलते हैं टारगेट सिलेक्शन. तो जो मैकेनिज्म यहाँ पे इन्वॉल्व होता है दैट इज द जीनोमिक्स है, प्रोटियोमिक्स है, सेलुलर एंड जेनेटिक टारगेट वगैरह है. फिर जो लीड कंपाउंड होता है, जो मेन कंपाउंड होता है, उसकी डिस्कवरी की जाती है, सिंथेसिस होता है, आइसोलेशन होता है. फिर वहाँ पे कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री है, एसिड डेवलपमेंट है, हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग है, ये सारी चीजें होती हैं कोई भी कंपाउंड की डिस्कवरी कराने में. फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री का रोल आ जाता है जहाँ पे लाइब्रेरी डेवलपमेंट के बारे में देखा जाता है. स्ट्रक्चर एक्टिव रिलेशनशिप स्टडी, DHA के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तुम्हारे पास इम्पोर्टेंट है वो है SAR. अलग अलग ड्रग का SAR पूछा जाता है, स्ट्रक्चर एक्टिव रिलेशनशिप. मतलब कि कौन से कंपाउंड पे कौन सा एल्किल ग्रुप लगाने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या कौन सा सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप लगाने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर चेन को लेंथ इंक्रीज कर देंगे तो हमारा ड्रग का क्या इफेक्ट आएगा, या शॉर्टेज चेन कर देंगे तो क्या इफेक्ट आएगा. ये ओवरऑल जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एक्टिव रिलेशनशिप के अंदर पढ़ते हैं. ठीक है, फिर इन सिल्को स्क्रीनिंग होता है, केमिकल सिंथेसिस की जाती है. इन विट्रो एंड इन वीवो. इन विट्रो मतलब होता है लेबोरेटरी सिंथेसिस. ठीक है, यहाँ पे तो ड्रग एफिनिटी एंड सेलेक्टिविटी चेक किया जाता है, सेल डिजीज मॉडल है, ये सारी चीजें हैं. इतना तुम लोगों को डीपली नहीं जाना है, लेकिन ओवरऑल जो एक कंसेप्ट है वो समझ में आ रहा है. पॉइंट Yes मैम.
यस मैम। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है यही बनता है कि क्लिनिकल ट्रायल के टाइम पे कौन से फेज के बाद यूएस एफडीए को से अप्रूवल लेना पड़ता है, तो वो फेज 3 होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि मोस्टली फेज 4 से क्वेश्चन आता है, फार्माकोविजिलेंस वगैरह से पूछ लेते हैं। टारगेट सिलेक्शन में बायोकेमिकल क्लासेस ऑफ ड्रग टारगेट। ये माइक को म्यूट कर देना। बायोकेमिकल क्लासेस ऑफ ड्रग टारगेट। अच्छा, अब थोड़ा यहाँ से तुम लोगों का मुझे बेसिक नॉलेज जज करना है। रिसेप्टर के बारे में मुझे गुरप्रीत बताओ, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द रिसेप्टर? मैम रिसेप्टर्स पर्टिकुलरली वो बायोलॉजिकल जैसे एक्टिव चीज, मतलब जैसे कह सकते हैं ऐसे जगह पे होती है जहाँ पे भी जैसे हमारे कोई ड्रग हमें दे रही है, तो वो ड्रग हम जब ड्रग डिस्कवरी हो रही है तो उस रिसेप्टर को ध्यान में रख के ही हो रही है पर्टिकुलरली कि हाँ उस रिसेप्टर से वो अटैच हो और उसके बाद वो अपना रिस्पॉन्स करेगा। यानी मतलब जो रिसेप्टर्स है वो वहां पे जाकर जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हमारा जो एपीआई है वो बाउंड होके वहां से फिर हमारा जो रिस्पॉन्स देता है किसी भी ऑर्गन के ऊपर हो सकता है, किसी पर्टिकुलर किसी चीज के ऊपर। ठीक है, मतलब तुम्हारा आंसर ऐसा था कि पूरे नाम मैंने पूछा, तुमने पूरा एड्रेस और वो काम क्या करता है ये सब बता दिया। ठीक है, हाँ वर्किंग तुमने सही बताया। ठीक है, चीजें तुमने कंसेप्ट तुम्हारा है, ठीक है, नो डाउट। जी। तो अगर कोई सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं, कभी पूछा जाए कि रिसेप्टर क्या होता है, तो आपको ये बोलना है कि रिसेप्टर प्रोटीन एक मॉलिक्यूल तरीके होता है का मैम। प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। वेरी गुड। एक तरीके का प्रोटीनियस सब्सटेंसेस है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, जहाँ पे उस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर हमारी ड्रग जो है वो जाके बाइंड करती है। हर एक ड्रग का अपना एक रिसेप्टर है, हर एक लाइगेंड का, नॉट ड्रग कह सकते हो, लाइगेंड का अपना एक रिसेप्टर है। जब वो रिसेप्टर पे जब तक बाइंड नहीं करेगा तब तक ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव कोई इफेक्ट वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक आप डेफिनेशन कहते हो जनरली रिसेप्टर का। अगर मैं बात करूं फार्माकोलॉजिकल में बात करूं, फार्माकोलॉजी में अगर मैं बात करूं, तो कितने टाइप ऑफ रिसेप्टर होते हैं शबान? कितने टाइप ऑफ रिसेप्टर पर ड्रग हमारी एक्ट करती है? रोमान, जीपी। वैसे तो बहुत सारे हैं ना, मतलब मिलियंस ऑफ बोल सकते हैं। ठीक है, पाथवे मिलियंस में ऑफ रिसेप्टर। मिलियन ऑफ रिसेप्टर है, लेकिन फार्माकोलॉजी में हम लोग एक पार्ट पढ़ते थे फार्माकोडायनेमिक, जहाँ पे हम लोग तो पढ़ते थे कि हमारी ड्रग कैसे बॉडी पे, हमारी ड्रग कैसा रिस्पॉन्स करती है बॉडी के ऊपर। वो फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ रहे। एडीएमई प्रोसेस। नो, एडीएमई प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक, नॉट फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक जितने भी हम लोग रिसेप्टर की बात करेंगे, ये सारे जो भी प्रोसेस होते हैं ये तुम्हारा फार्माकोडायनेमिक का प्रोसेस है कि हमारी ड्रग कैसे एक्शन प्रोड्यूस करेगी, ड्रग का एक्शन टुवर्ड्स द बॉडी, दैट इज द फार्माकोडायनेमिक, एंड बॉडी एक्शन टुवर्ड्स द ड्रग, एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, वो होता है फार्माकोकाइनेटिक। ठीक है, तो जनरली अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो आयन चैनल लिगेंड रिसेप्टर होते हैं, एंजाइम लिंक रिसेप्टर होते हैं, टायरोसिन काइनेस। टायरोसिन काइनेज इज द पार्ट ऑफ एंजाइम लिंक ना, काइनेज एंजाइम, जहाँ पे जी इंसुलिन प्रोटीन काम मैम। करता है। जी प्रोटीन। जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जीपीसीआर। ठीक है, लिग्नेट गेटेड आयन। लिगेंड गेटेड मैम। लिगेंड गेटेड आयन चैनल हो गया, जी प्रोटीन हो गया, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हो गया, एंजाइम लिंक रिसेप्टर हो गया ना, न्यूक्लियर रिसेप्टर है। ठीक है, 4 टाइप ऑफ रिसेप्टर जनरली हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे फार्माकोडायनेमिक के पार्ट में, जनरल फार्माकोलॉजी में जहाँ पढ़ा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा
कौन सा रिसेप्टर है जो कि फास्टेस्ट एक्ट करता है, ठीक है। वहां पे तुम्हारे को ऑप्शन आता है आयन गेटेड का आता है, सेकंड आता है जीपीसीआर लिखा होता है, थर्ड एंजाइम लिखा होता है। तो जो फास्टेस्ट एक्ट करता है ना वो तुम्हारा होता है कौन सा? GPCR नो, आयन। हार्मोन्स। हाँ, हार्मोन्स कहाँ से यहाँ पे आ गया बेटा? आयन हार्मोन चैनल। आयन चैनल ना, जहाँ पे वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट करता है, आयन चैनल्स करता है सबसे ज्यादा फास्टेस्ट वहां पे दिखता है, ठीक है। उसके बाद वो मिली सेकंड में उसका रेंज होता है, और फिर मिली सेकंड का सेकंड मिल जाता है तुम्हारा जीपीसीआर सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। जीपीसीआर सेकंड नंबर पे आता है। ये क्वेश्चन पुटअप किया गया डीएचए में। तो यहाँ से बहुत सारे पॉइंट तुमको मैं क्लियर कराती हूँ, ये जो टॉपिक है। तो ये अभी तक जितना मैंने एक्सप्लेन किया है वो समझ में आया? यस मैम। गुड। अब जीपीसीआर हो गया, एंजाइम की बात होता है, हार्मोन एंड फैक्टर है, आयन चैनल है, न्यूक्लियर रिसेप्टर है। मोस्टली जो भी हमारी ड्रग है ना वो जीपीसीआर पे काम करती है, ठीक है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे काम करती है मोस्टली ड्रग। ये जो आप हार्मोन बोल रहे हो, हार्मोन पता है क्या होता है? अब जब टॉपिक निकाल ही दिया हार्मोन का तो पता होना चाहिए क्या होता है। हार्मोन्स बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं कभी बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस कभी जो होते हैं जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव। बायोलॉजिकली बॉडी को, मैम ये बॉडी को कुछ जैसे प्रोटेक्ट भी, एग्जैक्ट वो नहीं बॉडी पता फंक्शन, लेकिन बॉडी फंक्शन जो बॉडी डिसाइड करता है फंक्शन बहुत को फंक्शन प्रोटेक्ट होता है। फंक्शन को करता मतलब इनहिबिट। है, बॉडी फंक्शन को वो ठीक है, प्रोटेक्ट। देखो क्या होता है कि अगर हम लोग हार्मोन्स की बात करें, सिंपल सी बात है, जो तुम लोगों ने सही बोला है कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म जो तुम लोग बोलना चाह रहे हो, बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शन में इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, हार्मोन्स का। हार्मोन अगर सीधे से पूछा जाए कि हार्मोन का डेफिनेशन क्या होता है, तो डेफिनेशन आप लोग क्या बोलेंगे? डेफिनेशन सबसे पहले ये बोल बताएंगे ना कि वो होता क्या है। ये एक केमिकल सब्सटेंस है ना। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज हार्मोन, वो तो बाद में आता है ना कि वो करता क्या है, पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि वो है क्या। हाँ मैम, ठीक है, तो केमिकल एक हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि जनरली एक्ट करता है मैसेंजर मॉलिक्यूल के तरीके से हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आप ऐसे केमिकल डेफिनेशन मैसेंजर। हैं। हाँ, एक केमिकल मैसेंजर जिसको आप बोलते हो, वो हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है? एज अ केमिकल मैसेंजर है, जो कि मॉलिक्यूल है जो कि बॉडी के अंदर एक्ट करता है। आफ्टर बीइंग मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी, ये क्या होता है? ब्लड के थ्रू सिक्रीशन इसका होता है, ब्लड के अंदर होता है, और ये ब्लड के थ्रू ओवरऑल बॉडी में ट्रैवल करता है। और ट्रैवल करने के बाद जो हार्मोन होता है वो हेल्प करता है सेल को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी है अगर इसका स्मॉलेस्ट यूनिट देखें तो सेल से बना है। सेल हमारा स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल के बाद टिश्यू होता है। सेल टिश्यू जो होता है वो मेड अप ऑफ द सेल। टिश्यू से बनता है हमारा क्या? ऑर्गन। ऑर्गन। फिर ऑर्गन सिस्टम है, फिर ऑर्गन बॉडी बनती है। यही तो एक मैकेनिज्म होता है ना ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो अब यहाँ पे जो हमारा सेल को कंट्रोल करने का काम, अगर सेल को कंट्रोल करेगा तो ऑटोमेटिक आगे चलकर ऑर्गन कंट्रोल होगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ऑर्गन को कंट्रोल करता है हार्मोन। जैसे कि एग्जांपल जैसे इंसुलिन है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि बनाया जाता है, कहाँ से बनता है? बीटा सेल से बनता है। बीटा सेल हमारा क्या है? आइलेट ऑफ लैंगरेंस बोलते हैं, पैनक्रियाज के अंदर होता है। तो आइलेट ऑफ लैंगरेंस से बीटा सेल होता है। बीटा सेल जो है वो क्या रिलीज करता है? हार्मोन रिलीज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हार्मोन है ना वो डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड से सिक्रीट होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। डिफरेंट, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड पार्ट ऑफ डीएचए, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड से तुम लोगों का, क्योंकि जब तक बेसिक पे नहीं जाओगे, जब तक अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, तब तक तुम लोग क्वेश्चन अगर घुमा के पूछा जाएगा तो तुम लोग कैपेबल नहीं रहोगे समझने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग योर बेसिक नॉलेज। अगर एक बार बेसिक पे कमांड हो गया तो आगे को
क्या होगा कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो तुम लोग कैपेबल रहोगे करने के लिए, चाहे वो किसी भी तरीके से घुमा के पूछे। जब तक तुम्हें पता ही नहीं रहेगा कि थायरॉक्सिन क्या है, तुम्हें पता ही नहीं है कि थायराइड ग्लैंड क्या है, ग्लैंड पता ही नहीं है कि ग्लैंड एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन होता है, वो एक तरीके का ग्रंथि होता है। ग्लैंड मतलब ग्रंथियां जो कि हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है। डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन जब सिक्रीट होता है तो वहां पे क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शन वहां पे परफॉर्म करता है, बॉडी के अंदर एक बैलेंस करने का काम करता है। तो हर एक हार्मोन का अलग अलग फंक्शन है ना। अगर हम बात करें पीनियल ग्लैंड से, जैसे मेलाटोनिन रिलीज हो रहा है, तो मेलाटोनिन एक हार्मोन है। मेलाटोनिन का काम होता है स्लीप रिदम को मेंटेन करना, पढ़े होगे ना कभी। पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन यस मैम। स्लीप रिदम को मेंटेन करता है। थायराइड ग्लैंड की बात करें, थायराइड ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, T3 T4 TSH थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, T3 A4 है। उनका काम क्या होता है, मेटाबॉलिक फंक्शन को बैलेंस करना, केमिकल कह रही सॉरी कैल्शियम को बैलेंस करना। तो ये सारी चीजें हमें क्या है देखने को मिलती है ना, समझना चाहिए। तो इतना अभी ये जितना है सब समझ में आया, जी प्रोटीन के बारे में, हार्मोन फैक्टर है, न्यूक्लियर रिसेप्टर है, ये पॉइंट समझ गए। यस मैम। यस मैम। फार्माकोजिनोमिक्स पढ़े होगे, बहुत क्वेश्चन भी सॉल्व किए होगे। फार्माकोजिनोमिक्स मतलब जीन की बात जहाँ होती है, बहुत जीन भी ना बहुत बड़ा एक ड्रग का जब डिस्कवरी किया जाता है ना, तो एक ऐसा फैक्टर है जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जीन के ऊपर हमारी ड्रग का एक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। एलिल आप बोलते हो, कुछ ड्रग किसी एलिल पे काम करती हैं, कुछ ड्रग किसी एलिल पे काम करेंगी, किसी जीन पे काम करती हैं। तो एक बार जीन की मैपिंग, जीनोमिक्स स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ड्यूरिंग द टारगेट सिलेक्शन। बिकॉज अगर हर एक का जीन्स अलग है, अगर मान लो कोई हमें मेडिकेशन लॉन्च करना है फॉर द साउथ अफ्रीका, तो वहाँ की जीन्स वहाँ के एलिल्स अलग हैं। कोई मेडिकेशन हमें लॉन्च करना है फॉर द इंडिया, तो यहाँ पे अलग है। तो स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर फंक्शन, जीनोमिक्स एम्स टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द जीनोम इंक्लूडिंग द मैपिंग जीन एंड द सीक्वेंसिंग द डीएनए। ठीक है, तो वी ऑल नो दैट डीएनए के अंदर क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक हेरिडिटरी मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर है। ये यस बहुत सारी हेरिडिटरी डिजीज होती है, जैसे डायबिटीज होता है, ये भी तुम लोग को पता है। यस मैम। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस वजह से जीनोमिक स्टडी जो है इम्पोर्टेंट होता है, जो कि किया जाता है। ठीक है, प्रोटियोमिक मतलब यही प्रोटीन के बारे में स्टडी जो होती है ना, दैट इज द प्रोटियोमिक स्टडी। न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन लाइगेंड इंटरेक्शन वगैरह ये सारी चीजें देखी जाती है ड्यूरिंग द ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। बायो इन्फॉर्मेटिक भी एक ब्रांच होता है बायो मॉलिकुलर बायोलॉजी का, जहाँ पे एक्सटेंसिव एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा यूजिंग कंप्यूटर, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का रिसर्च होता है। एक प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस इंक्लूडिंग डायरेक्ट टारगेट आइडेंटिफिकेशन, फार्माकोजिनोमिक्स, कंप्यूटर स्क्रीनिंग ऑफ द केमिकल कंपाउंड। लीड डिस्कवरी यानी कि हमारा जो मेन कंपाउंड है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल मॉड्यूलेटर ऑफ अ प्रोटीन फंक्शन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग दीज इनटू द हाई कंटेंट लीड सीरीज, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज, ये सब सिंथेसिस एंड आइसोलेशन का पार्ट है। जो इम्पोर्टेंट है तुम लोगों के लिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है, एक तरीके का डिसिप्लिन है, इंटरसेक्शन ऑफ द सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द फार्माकोलॉजी, जो मेन फोकस करता है स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूज्ड इन अ ड्रग डिस्कवरी, लीड ऑप्टिमाइजेशन एंड प्रोसेस केमिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। ड्रग डिस्कवरी को ही हम लोग हीट्स बोलते हैं। हीट जो है जो स्टार्टिंग का कंपाउंड है, फिर हीट टू लीड में कन्वर्ट होता है, फिर पूरा ओवरऑल केमिस्ट्री का डेवलपमेंट किया जाता है। लाइब्रेरी डेवलपमेंट, कलेक्शन ऑफ अ स्टोर्ड केमिकल अलोंग विद द एसोसिएटेड डेटाबेस। ठीक है, बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ये बेस्ड होता है। फिर मेन जो तुम्हारा जो डीएचसी में पूछा जाता है, एससीआर पूछा जाता है, स्ट्रक्चर एक्टिव रिलेशनशिप पूछा जाता है। वॉइस इज ऑडिबल। यस मैम। यस मैम। एससीआर में मेन काम क्या होता है, एससीआर स्टडी का मेन वर्क क्या है, हेल्प टू आइडेंटिफाई फार्माकोफोर, फार्माकोफोर को आइडेंटिफाई करना।
फार्माकोफोर मतलब वो प्रिसाइज सेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी. यस्टरडे आई डिस्कस्ड दिस ना. फार्माकोफोर वो सेक्शन होता है मॉलिक्यूल का जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए. यस्टरडे का एग्जांपल भी दिया था, याद है तुम लोग को? रेनिटिडीन में फ्यूरॉन होता है, फ्यूरॉन रिंग. फ्यूरॉन रिंग का. तो इनेबल्स टू प्रिपेयर मोर एक्टिव कंपाउंड, अलाउ एलिमिनेशन ऑफ एक्सिस टेंशनैलिटी. ये इस तरीके का ये मॉर्फिन का मॉलिक्यूल है. तो तुम लोग अवेयर हो गए मैक्सिमम बच्चे मॉर्फिन से. यस मैम. इम्पोर्टेंट होता है मॉर्फिन का ना, यस मैम. पूछा जाता है SCR. यस मैम. फिर इन विट्रो स्टडी हो गया, अभी बताया मैंने, लैब के अंदर स्टडी होती है. अच्छा, एफिनिटी, एगनिस्ट, एंटागनिस्ट, ये सब वर्ड समझते हो? एफिनिटी Yes, ma'am. क्या है? एफिनिटी एफिनिटी जो होता है ना, वो कैपेसिटी बताता है एक तरीके का कि हमारी ड्रग का कितनी क्या एबिलिटी है अपने बायोलॉजिकल टारगेट पे जाके बाइंड करने का. मतलब आपका रिसेप्टर, एंजाइम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जितने ज्यादा वो बाइंड करेगा ना जिस स्पीड से, उतना ही स्ट्रांगली बाइंड करेगा, उतना ही अच्छा जाके वहां पे आगे चलकर इफेक्ट आएगा. क्लिनिकल ट्रायल मैंने बता दिया अभी, ह्यूमन बीइंग्स पे होता है. Yes, ma'am. फेज 0 जिसको अभी मैंने माइक्रो डोजिंग स्टडी बताया था ना अभी रिसेंटली, फेज 0 रिसेंट डेजिग्नेशन है जिसको हम लोग ह्यूमन माइक्रो डोजिंग स्टडी भी बोलते हैं. फर्स्ट इन ह्यूमन ट्रायल conducted to study exploratory investigational new drug designed to the speed up the development of a promising drug. मैम आई हैव अ क्वेश्चन मैम. हाँ जी बोलो. मैम मैम एक क्वेश्चन था कि हाँ, बोलो. जैसे सार के ऊपर जो स्टडी होती है ना, तो एक्चुअली मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली कि जैसे कॉलेज टाइम पे भी जितना भी टीचर्स ने पढ़ाया, तो मैम क्या जो बेसिक क्या ऐसे पॉइंट होते हैं जिससे हमें सार स्टडी जैसे समझ में आ सके, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे उस समय भी कॉलेज में समझ नहीं आया था कि जैसे वो बात अलग है कि हम जैसे आप बता रही हैं कि कोई जैसे ग्रुप है उसको ऐड कर दिया या निकाल दिया तो कौन सी चीज उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी घट जाएगी क्या चीज है, तो उसका कोई डायरेक्ट या कोई इसी तरीके से याद करना होता है या कुछ और भी इसका कोई मेथड होता है? क्योंकि जैसे एक मॉलिक्यूल के ऊपर कितनी जगह हम अटैच करके देखेंगे तब हमें वो याद रखना पड़ेगा, और ऐसे कितने ही मॉलिक्यूल्स हैं मिलियंस ऑफ, तो जैसे वो कैसे हम चीजें याद रखेंगे जैसे कि सार को स्टडी करने के लिए जैसे जो क्वेश्चन भी आएंगे तो. देखो, DHA के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ, ठीक है. DHA में तुम्हारे को जो SCR मिलेंगे वो तुमको ऑलमोस्ट 4 to 5 ड्रग का मिलता है, उससे ज्यादा नहीं आता. ठीक है, लिमिटेड है. कौन कौन से में? सबसे पहले जो आता है यहाँ पे पूछा जाता है, एक तो तुम्हारा आता है मॉर्फिन कोडिन वाला जो कि कंटिन्यूसली पूछा गया है. ठीक है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि मॉर्फिन के पास हमारा OH ग्रुप लगा रहता है और वहां से जब कोडिन बनता है तो वहां पे एक मिथाइलेशन हो जाता है और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बदल जाता है, यानी कि फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी बदल जाती है. मॉर्फिन सीवियर एनाल्जेसिक के तौर पे यूज किया जाता है और जो कोडिन है वो एंटीडेप्रेसिव हो जाता है. ठीक है, ये एक SCR का स्टडी आया मॉर्फिन वाला. तो दूसरा जो यहाँ पे पूछा गया है वो पूछा जाता है बेंजोडाइजापिन का. बेंजोडाइजापिन का पूछा गया है. हाँ, अभी आगे तुम लोग स्टडी शायद किए भी होगे, पहले पढ़े होगे वहां पे. बेंजोडाइजापिन का है और तुम्हारा फिनोबार्बिटॉल, यहाँ पे पेंटोबार ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग मेयर वोल्टन थे, उन्होंने डिस्कवर किया था इसको. तो वहां पे उन्होंने बताया था कि कौन से एल्किल सब्स्टिट्यूएंट बना, अगर को लगाएंगे वहां पे एल्किल सब्स्टिट्यूएंट लार्जर करेंगे तो वहां पे किस तरीके का फिनोबार्बिटॉल कैसा एक्ट करेगा.
डिफरेंट अगर क्लासिफिकेशन पढ़े होगे तो लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, जिसपे थायोपेंटल सोडियम ये सब पढ़े हो। यस मैम, लॉन्ग एक्टिंग शॉर्ट ये सीएनएस वाले पार्ट में ये चीजें देखो। सबसे पहले तुमको मेडिसिनल केमिस्ट्री की एससीआर जानने के लिए या कुछ भी पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि तुम लोगों को क्लासिफिकेशन याद रखना पड़ेगा सारी ड्रग की। जितनी भी हमारी इम्पोर्टेंट ड्रग है उनका क्लासिफिकेशन तुम्हारे टिप पे होना चाहिए। अगर मैंने सपोज करो, अगर मैंने बोला कि मुझे बेंजोडाइजापिन का है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बेंजोडाइजापिन कौन से क्लास में आता है। यस मैम, कौन से क्लास में आता है बेंजोडाइजापिन? एंजियोलाइटिक बारबिचूरेट, बारबिचूरेट, एंजियोलाइटिक होता है। बेंजोडाइजापिन की क्लास क्या है बेटा? बारबिचूरेट मैम। बारबिचुरेट है। अच्छा, फिनोबार्बिटॉल की क्लास क्या होगी फिर? मैम तो बेंजोडाइजापिन है, वो तो खुद एक क्लास है ना, तो उस क्लास की खुद आप एक क्लास है जिसके अंदर शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग आते हैं, अलग अलग आते हैं। कौन सी कैटेगरी में आता है? गाबा एगोनिस्ट होता है। बारबिचूरेट, जरा सीएनएस क्लास की ड्रग बताओ। जैसे एंजियोलाइटिक्स होते हैं इसमें ना, एक कोई पुराने इसमें गाबा एगोनिस्ट। पुराने स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन है, तारिक वगैरह ज्वाइन हो क्या? यस मैम। जरा क्लासिफिकेशन बताओ। मैम ये बेंजोडाइजेपिन तो सबसे पहले तो सिडेटिव और हिप्नोटिक्स में आता है, जो डोज डिपेंडेंट होते हैं। जैसे लो डोज पे वो सिडेटिव की तरह काम करता है, अगर उसका अमाउंट कम देंगे तो वो सिडेटिव की तरह काम करेगा वो लो डोज पे। वेरी अगर गुड। डोज बढ़ाएंगे तो वो हिप्नोटिक्स की तरह काम करता है। ये डोज डिपेंडेंट है, जिसमें कैटेगराइज किया गया है शॉर्ट एक्टिंग। बेंजोडाइजेपिन पे अगर जाएं तो फिर कैटेगराइज किया गया है, मतलब कौन सा बेंजोडाइजेपिन पे कौन सा गाबा पे कैट कर रहा है, शॉर्ट एक्टिंग है कि लॉन्ग एक्टिंग है। वेरी गुड। गुड। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा ड्रग है ये सीएनएस की ड्रग होती है बेटा। ये जो बेंजोडाइजापिन की जो क्लास होती है वो सेडेटिव हाँ एंड मैम। हिप्नोटिक क्लास की ड्रग है। मैं अभी क्लास पूछ रही थी तुमसे। सेडेटिव क्लास मतलब होता है वो ड्रग जो कि कामनेस इंड्यूस कराती है, एंजाइटी को रेड्यूस करती है। और हिप्नोटिक मतलब होता है जो सीधे सीधे स्लीप इंड्यूस कराती है। ठीक है। तो यही इसने अभी बताया कि बेंजोडाइजापिन जनरली हम लोग एंजियोलाइटिक एजेंट के तरीके से यूज करते हैं। ठीक है। तो एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए, कामनेस को इंड्यूस कराने के लिए। और यस मैम। और जो हम अगर हम इसी को लार्ज अमाउंट में दे दिए या डोज इंक्रीज कर दिए तो ये हिप्नोटिक्स हो जाता है कि ये स्लीप इंड्यूस कराने लगता है। तो सबसे पहले वही चीज मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि कौन सी ड्रग का क्लास क्या है। बेंजोडाइजापिन, बारबिचुरेट एंड मिसैलिनियस। बेटा इंदु, बारबिचुरेट यस एक अपने में ही क्लास है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक की। यस मैम, बेंजोडाइजापिन वो नहीं है वहां पे। ठीक है। बेंजोडाइजापिन में जो हमारी ड्रग आती है वो तुम्हारा कौन कौन सा आता है तुम्हारा? ट्रायाजोलाम, अल्प्राजोलाम, लोराजेपाम, सेमाजेपाम, डाइजीपाम। डाइजीपाम, ये सारी मेडिकेशन आता है। और यहाँ पे भी इसको क्लासिफाई किया जाता है शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग में। शॉर्ट एक्टिंग में तुम्हारा शॉर्ट एक्टिंग में ट्रायाजोलाम आ गया, इंटरमीडिएट में तुम्हारा डाइजीपाम। अल्प्राजोलाम, लोराजेपाम आता है, लॉन्ग एक्टिंग में डाइजापाम आता है ना। क्लोनाजीपाम। क्लोनाजीपाम। और बारबिचुरेट पे हम अभी जो मैं तुम्हें एससीआर बता रही थी कि बारबिचुरेट का वहां पे अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग एक्टिंग होता है। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में तुम्हारा थायोपेंटल आता है, शॉर्ट एक्टिंग में तुम्हारा पेंटोबार्बिटॉल आता है, सिकोबार्बिटॉल आता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग में तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, साइक्लोबार्बिटोन वगैरह आता है। लॉन्ग एक्टिंग में बार्बिटल वगैरह आता है। ठीक है। तो ये चीज था बारबिचुरेट क्लास की जो हमारी ड्रग होती है। बाकी मिसैलिनियस क्लास भी होती है जिसमें तुम्हारा सिडेटिव एंड हिप्नोटिक में जो मिसैलिनियस क्लास होती है ना, उसमें जो हमारी ड्रग आती है जिसमें जोल्पिडेम हो गया, रेमेल्टियन हो गया ना, ये सब हमारी मिसैलिनियस क्लास में आती है। तो ये तो होता है। अगर जो हम सीएनएस पे जो ड्रग एक्ट करती है ना
सिडेटिव हिप्नोटिक क्लास की ड्रग होती है, एंटी डिप्रेसेंट होता है, एंटी साइकोटिक होता है, ठीक है, एंटी एपिलेप्टिक होता है, जितनी भी हमारी ड्रग, एंटी अल्जाइमर ड्रग है, एंटी पार्किंसन ड्रग है, these all are the medication which are act on the CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एनेस्थेटिक है, जितनी भी एनेस्थेटिक वगैरह है, तो ये सब हम सीएनएस की बात करते हैं। और इस सीएनएस में जो हमारा एसएआर आता है, वो एसएआर मैंने भी बताया कि बेंजोडाइजेपिन का पूछा जाता है। इट मींस कि बेंजोडाइजेपिन एंड बार्बिटूरेट दोनों का सिडेटिव एंड हिप्नोटिक में ये दोनों का मिसैलिनियस का नहीं पूछा जाता। बेंजोडाइजेपिन और बार्बिटूरेट इनका स्ट्रक्चर एक्टिव रिलेशनशिप पूछा जाता है डीएससी एग्जामिनेशन में। तो 3 मैंने तुम्हें बता दिया, मॉर्फिन कोडीन है, बेंजोडाइजेपिन है, बार्बिटूरेट है। सम टाइम अभी तक तो सम टाइम एंटी साइकोटिक भी पूछ लेते हैं, एंटी डिप्रेसेंट भी पूछ लेते हैं। कभी कभी वो फेनोथायाजीन जिंक जो होता है ना, उसके रिगार्डिंग पूछ लिया गया है क्वेश्चन। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। अभी समझ में आया गुरप्रीत कैसे स्टार्ट करना है? यस मैम। तो सबसे पहले कमांड करो किस पे? सबसे पहले कमांड करना है तुम लोगों को अपने स्टडी पे, क्लासिफिकेशन पे कमांड करो। जब तक क्लासिफिकेशन नहीं समझोगे तो पूरा कुछ भी नहीं समझ पाओगे। विदाउट क्लासिफिकेशन सब बेकार है। और ये सब ऐसी क्लासिफिकेशन है जहाँ पे ड्रग के बारे में जनरली पूछा ही जाता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर एक्टिव रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो कैसा आता है एक्टिव रिलेशनशिप के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे तुम्हें पता होना चाहिए अल्किल सब्स्टिट्यूएंट क्या है। अल्किल सब्स्टिट्यूएंट मतलब पता है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, प्रोपेन, इथेन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बेसिक केमिस्ट्री, यस मैम। ठीक है। अगर ये तुम्हें पता होना चाहिए एसएआर के लिए। सेकंड तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है, कीटोनिक ग्रुप कौन सा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है। और हाँ जी अरुण, वेरी गुड याद दिलाने के लिए, अभी बताऊंगी ये भी। नेक्स्ट है तुम्हारा क्या कहते हैं एस्टर ग्रुप है, ईथर ग्रुप है, ये सब जितने भी ग्रुप है ना, ये सब तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट एसएआर जो कि अभी इसने याद दिला दिया, एसएआर ऑफ फ्लूरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह जिसमें ड्रग आती है ना, कि तुम लोग पढ़े भी होगे फाइल में, 108 कंप्लीट कर ली हो ना। यस मैम। फ्लूरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहां पे R1 R2 पे कहाँ पे ग्राम नेगेटिव का इफेक्ट पड़ेगा, कहाँ पे ग्राम पॉजिटिव का किस पोजीशन पे इफेक्ट पड़ता है, किस पोजीशन पे दोनों ही इफेक्ट आता है, और कैसे काम करती है। ग्राम नेगेटिव पे उसका मोड ऑफ एक्शन अलग होता है, फ्लूरोक्विनोलोन्स का ग्राम पॉजिटिव पे अलग तरीके से काम करती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे फ्लूरोक्विनोलोन्स डीएनए गायरेज इनिबिटर होती है, और ग्राम नेगेटिव पे वो टोपो आइसोमेरेज 2 इनिबिटर होती है, 4 इनिबिटर होती है अरुण फ्लूरोक्विनोलोन्स। आवाज आ रही है? तुम लोग ही बताओ, पढ़ चुके हो गई है? देखो यही सारी चीजें पूछी जा रही हैं। ये फाइल तुम लोगों को एक प्रोवाइड की गई है, नोट्स फॉर फार्मासिस्ट वाले फाइल में ये सब दिया गया है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये टोपो आइसोमेरेज 4 इनिबिटर होती है, ठीक है। डीएनए गैरेज इनिबिटर ग्राम पॉजिटिव पे एक्ट करेगा, ग्राम नेगेटिव पे टोपो आइसोमेरेज 4 इनिबिटर के तरीके से काम करता है फ्लूरोक्विनोलोन। जितना समझाया समझ में आया? वॉइस ऑडिबल है भाई सबको? यस मैम। इतना चीजें समझ में आ गई? यस मैम। अब फेज 1 में हम लोग क्या देखते हैं, फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी देखा जाता है। ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी, ह्यूमन टॉक्सिसिटी, टॉलरेटेड डोजेज रेंज, फार्माकोलॉजी डायनामिक्स, दीज ऑल आर कम्स अंडर द फेज 1 एनालिसिस। फेज 2 में अगर बात करें, यहाँ पे देखो फेज 1 में 20 to 40 हेल्दी वॉलंटियर इन्वॉल्व होते हैं।
फेज 2 में 100 से 200 होते हैं जनरली, कभी कभी 400 भी दे देते हैं, जहाँ पे थेरेपेटिक एंड डोज रेंजिंग चेक की जाती है, सेफ्टी, एफिकेसी, डोज रेंज, टॉक्सिसिटी। फेज 3 में एक्सटेंड कर लिया जाता है चीजों को। फेज 3 में 3000 तक नंबर हो जाता है पेशेंट का नंबर। यहाँ पे हेल्दी वॉलंटियर इन्वॉल्व होते हैं फेज 1 में, पॉइंट को समझो, ये पूछा गया है। फेज 1 इन्वॉल्व द हेल्दी वॉलंटियर एंड फेज 3 इन्वॉल्व द पेशेंट, ठीक है, यहीं से एमसीक्यू बनता है। सेफ्टी, टॉलरेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ड्रग इंटरेक्शन है, न्यूअर ड्रग। आफ्टर फेज 3 न्यूअर ड्रग एप्लीकेशन एनडीए को फाइल की जाती है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है क्लिनिकल ट्रायल का। एनडीए फाइल किया जाता है आफ्टर द फेज 3 टू द यूएस एफडीए, ठीक है। फेज 4 में पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस यानी कि फार्माको विजिलेंस के बारे में, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग के बारे में, यहाँ पे हम लोग डिटेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट। ऑर्फन ड्रग वो ड्रग होती है जो कि रेयर मेडिकल कंडीशन के लिए यूज की जाती है, जैसे तुम्हारा इबोला वायरस वगैरह जैसे साउथ अफ्रीका में हो गया, तो उस तरीके के ड्रग को हम लोग ऑर्फन ड्रग बोलते हैं ऐसे डिजीज के लिए, ठीक है। इतना मेन पॉइंट यहाँ पे इतना ही था तुम लोगों के लिए, जहाँ से ये क्वेश्चंस जो हैं वो पुटअप किए जाते हैं तुम्हारे पॉइंट से ना। इसमें से किसी को कोई डाउट? मैम ऐसे यार हम लोग को पढ़ाया जाएगा या फिर हम लोग को खुद देखना पड़ेगा अपने आप से? एक्सक्यूज मी मैम, अभी याद आया, ये क्लिनिकल ट्रायल का एक बार मैंने पहले ही पढ़ा था ना, ये लाइसेंस एग्जाम के लिए। तब वैसे फेज 1 में आपने बोला ना